योगेश जी, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? और भी तो इतनी सारी पार्टीज हैं। हाँ, पार्टियां सब हैं, बीजेपी भी है, और बीजेपी जो लेकर के चलती है वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के चलती है, और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं। आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या ये घूसखोरी टोटली बंद हो जाएगी? हाँ, यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो अपराधी मुक्त हम अनूप शहर विकसित करेंगे। किसी भी अपराधी को सब अपराधियों की एक ही जगह है, जेल। क्या अनूप शहर को आप सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखते हैं? इसको आप एक डेवलपमेंट जोन बनाकर रहेंगे? मैंने अनूप शहर को कभी भी वोट बैंक की तरह नहीं देखा, ना हमारी पार्टी ने देखा है। हमने इसे हमेशा डेवलपमेंट जोन के रूप में देखा है। अनूप शहर को हम उस स्तर तक लेकर के जाएंगे जहां तक अभी तक अनूप शहर हमारा नहीं पहुंचा है। योगेश जी, अगर आप एमएलए बनते हैं तो पहले 100 दिन में ऐसे कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे अनूप शहर के लिए? सबसे पहला काम है हॉस्पिटल की व्यवस्था करना। बड़ा हॉस्पिटल हम निर्माण करवाएंगे जिससे कि हमारी माता और बहनों को अन्य जगह पर जाकर के दुख और तकलीफ नहीं उठानी पड़े। अगर कभी भविष्य में आपके ऊपर किसी करप्शन का आरोप लगा दिया जाता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप क्या तुरंत अपनी पार्टी से रिजाइन देंगे? यदि मेरे ऊपर किसी भी नेता के द्वारा या जनता के द्वारा करप्शन का आरोप लगाया जाता है, मैं तत्काल प्रभाव से पद और पार्टी से निष्कासित स्वयं त्यागपत्र दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कवलदीप फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती है एक नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो ना चाहते हुए भी छुपी रहती हैं और उनको आगे लेकर आए हैं। आज जो हमारे इस पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं, योगेश प्रधान जी। योगेश प्रधान जी के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं हैं क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो अनूप शहर से जुड़ी हुई हैं और ये पिछले 2008 से समाजवादी पार्टी के साथ कार्यरत हैं एज ए जिला सचिव। तो चलिए आज बात करते हैं उस शहर की जिसको आगे बढ़ाने का जिम्मा योगेश जी ने अपने कांधों पे लिया है। तो स्वागत करते हैं योगेश जी का अपने इस पॉडकास्ट में। तो योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के अनूप शहर से आज हमारे स्टूडियो में आए जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर उन बातों को लेकर जो बातें कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं और जिसको आपने उजागर किया है, तो जो हम जनता के सामने आज लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी योगेश जी की जो आप इस राजनीति में आए हैं, ये राजनीति में ही क्यों आना हुआ? मैडम, मैं सबसे पहले आपको अपने विषय में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। मैं मांगलोर, ग्राम मांगलोर का रहने वाला हूँ जो जिला बुलंदशहर में आता है। अनूप शहर हमारे यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। हमारा अक्सर वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। एक दिन की घटना थी जब मैं अनूप शहर पर गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। स्नान करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ के जो हाट बाजार हैं उनमें थोड़ा घूमते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन जयपुर की है। मेरा निवास स्थान मांगलोर जिला बुलंदशहर विधानसभा में आता है। फादर मदर मेरे गवर्नमेंट टीचर थे, तो मैं असल में एक शिक्षक परिवार से संबंध रखता हूँ। ये मेरा बेसिक है। जब हम हाट बाजार में घूमने के लिए शाम को निकले तो मैंने कुछ जो व्यापारी वर्ग थे वहाँ, उनसे मैंने चर्चा करी वहाँ के परिस्थितियों के विषय में। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, कहीं कोई नियम कायदे नहीं थे, सुधार की कोई गुंजाइश थी नहीं, हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। मैंने पूछा कि भाई यहाँ का एमएलए कौन है जो यहाँ की जनता की समस्याओं को वहाँ तक विधानसभा तक नहीं लेके जा रहा है, या फिर अनूप शहर का सही तरीके से विकास क्यों नहीं हुआ जबकि वो गंगा मैया के तट पर स्थित है। उन्होंने हमसे बताया कि वर्तमान में जो यहाँ के एमएलए साहब हैं वो तो बनने के बाद में दिखाई ही नहीं दिए। वो तो एक साइबेरियन पक्षी की तरह हैं जो साल में एक बार दिखाई देते हैं, उसके बाद में राधे राधे। मैंने कहा आपने उन लोगों के सामने अपनी समस्याएं नहीं रखी क्या? जब भी वो आते हैं
यानी कि बिल्कुल रखते हैं, पर सुनवाई कहाँ होती है। वो एक विशेष जाति वर्ग को लेकर के चलते हैं। तो मैंने कहा एमएलए के लिए जाति वर्ग का तो कोई महत्व नहीं होना चाहिए। जो एमएलए वो सबका होता है और आपकी समस्या ही सुनने के लिए वो एमएलए बना है और आपने उसे वोट दिया है। बोला जी कि हमारी कोई आज तक जो यहाँ से एमएलए बन करके गए हैं या हमने भेजा है, उन्होंने हमारी समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाया। मैंने कहा अच्छा। जब मैंने वहाँ की परिस्थितियों को देखा, व्यापारी वर्ग परेशान है, युवा वर्ग परेशान है, महिलाओं के ऊपर जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं और इवन उनकी तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। करप्शन इतना बढ़ा हुआ है कि जनता पीड़ित है वर्तमान सरकार से। तो जब मैंने ये परिस्थितियां देखी, समस्याओं को देखा, तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे जनता की आवाज़ को, इनकी समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं यही जनभावना लेकर के जनता के बीच पहुंचा हूं और जनता मेरे जाने से उन्हें ये उम्मीद है कि हम अब अपनी आवाज़ विधानसभा तक योगेश प्रधान के मुख्य द्वारा पहुंचा पाएंगे। तो योगेश जी, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? और भी तो इतनी सारी पार्टीज थी। हाँ, पार्टियां सब हैं, बीजेपी भी है, पर बीजेपी जो लेकर के चलती है वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के चलती है और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि भारत में सभी का ही, हर धर्म का अपना एक रोल है। हम किसी एक धर्म को दबा करके दूसरे धर्म को ऊपर नहीं लेके जा सकते। जिस जिस समाज में और जिस जिस स्टेट में, जिस जिस देश में ये नियम नेताओं ने अपनाए हैं, वहाँ पर अधिनायकवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, हिटलरवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। हिटलरवादी प्रवृत्ति ये कहती है कि हम श्रेष्ठ है और दूसरा दबाओ, उसे दबाओ, उसका शोषण करो। तभी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। बिल्कुल। और बीजेपी जो है वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा की बात तो बेशक करती है, पर हिंदुओं के ही ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार भी इसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो उसके अंदर हिंदुओं को कभी कभी इतना महत्व दे दिया जाता है और कभी कभी उन्हीं को ही प्रताड़ित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? वर्तमान में सरकार हिंदुत्ववादी विचारधारा के अंतर्गत हिंदुओं को तो केवल एक वोट बैंक मानती है कि वोट लेकर के इनके ऊपर हमें कोई काम करना ही नहीं है। यदि काम करना होता, वास्तव में इनकी मंशा हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के, हिंदुओं के ऊपर ही लेकर के होती, तो हिंदू बहन बेटियों का जिस तरीके से शोषण हिंदू ही नेता लोग कर रहे हैं, आज तक मैंने कहीं पर भी देखा नहीं है। तो जब से आपने अनूप शहर की भागदौड़ संभाली है, तो तब से लेकर अब तक में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? मैंने ये बात देखी है कि जब से हमारी पार्टी ने और हमने दलित, शोषित एवं वंचित वर्गों के लिए काम करना शुरू किया, और इसके साथ ही पीड़ित वर्ग में सामान्य वर्ग भी आता है। हमारे जिला अध्यक्ष साहब ये कहते हैं, मतलूब भैया ये बात कहते हैं कि हम हर वर्ग को अपने साथ लेकर के चलते हैं। सामान्य वर्ग ये बिल्कुल ना समझे कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ है। वो उस पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी हुई है जो सामान्य वर्ग में भी न्याय की आस लेकर खड़ा हुआ है, पर उसे न्याय आज तक मिला ही नहीं है। वो आज भी दबा कुचला है, उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम और हमारी पार्टी ये कहती है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए समाजवादी पार्टी है, और उसका मुंह आपका छोटा भाई योगेश प्रधान है। आप मेरे सामने अपनी समस्याओं को रखिए, हमारी पार्टी आपके हित के लिए धरना, प्रदर्शन और जो संभव होगा वो करेगी। आपके बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए भी हमारी पार्टी आगे दिन रात निरंतर प्रयास कर रही है। तो अनूप जी, जैसे कि अभी हम इस पॉडकास्ट से पहले कुछ बातें कर रहे थे, तो उसमें आपने बताया कि अनूप शहर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हाँ। तो आपने उसके अंदर ऐसी क्या तब्दीलियां लेकर आए हैं कि वो कहीं किसी पॉइंट पे जाके इम्प्रूव हुआ होगा? क्योंकि अगर वो पिछड़ा है तो वो ज़्यादा वहाँ पे शिक्षा से जुड़ी चीज़ें नहीं होंगी, अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, मेडिकल की और अदर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जैसा कि शहरों में आम देखने को आता है, राइट? और लाइट की समस्या भी बहुत होगी। तो आपने ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने कैसे उनको मुहैया कराई कि ताकि उनकी जो जिंदगी है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो पाई हो? हमारी पार्टी ने और हम लोगों ने ये बात देखा
कि जिन व्यक्तियों ने उन्हें वोट प्रदान करके, एक शक्ति प्रदान करके विधानसभा में भेजा गया है और वो ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो जब हम उन माताओं और बहनों के पास में पहुँचे तो वो एक्चुअल में हमसे बात करना चाहती नहीं थी। वो बोले कि आप भी ऐसे ही हैं जैसे बीजेपी वाले हैं। मैंने कि मेरी माता और बहनों, यदि मैं वैसा होता तो मैं आपके दरवाजे पर नहीं आता। तो आपने क्या जाके वहां पे डोर टू डोर जाके हाँ, समस्याओं का निवारण किया? मैंने डोर टू डोर जाकर के महिलाओं की समस्याओं को सुना। दलित, शोषित, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को ज्यादा सुना गया, क्योंकि वो आज भी अबला हैं। आज भी उन्हें न्याय की आस लेकर के वो देख रही हैं, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा बेटा आए जो हमारी बात को, हमारी समस्याओं को वहां तक लेकर के जाए। मैंने ये बात जब उनसे कही कि आपके एमएलए साहब तो हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप वहां पर जाइए और उनके सामने अपनी बातों को एक बेहतरीन तरीके से रखिए, आपकी समस्याएं क्यों नहीं दूर होंगी। माने कि गए थे, समस्याएं रखी भी, पर समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने क्यों नहीं हुई, माने कि वो विशेष जाति वर्ग से आते हैं और जातिगत भावना को लेकर के वो आज भी चल रहे हैं। तो मैंने ये बात तो गलत है, और यदि ऐसा हो रहा है तो योगेश प्रधान और योगेश प्रधान की पार्टी समाजवादी पार्टी आपके साथ निरंतर, आपके पीठ पीछे खड़ी हुई है और आपके हक के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जब मैंने उन्हें ये वादा किया और हमारी पार्टी के अन्य नेताओं ने, जो हमसे हाई कमान है, उन्होंने जब वादा किया तो उन्हें लगा कि हाँ, आपके समाजवादी की लहर आनी निश्चित है। और सामान्य वर्ग भी इतना त्रस्त है कि वो स्वयं कह रहा है कि हमारे बच्चों के हाथों से नौकरियां छीन करके भीख का कटोरा जो दिया है ना, वर्तमान सरकार नहीं दिया है। जी, तो दोस्तों देखिए कि किस तरीके से योगेश प्रधान जी ने उस जिम्मेदारी को अपने कांधों पे उठाया और उस एक विशेष वर्ग के लिए जिम्मेदारी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी कि नहीं, इन चीज़ों के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो नेतागिरी कुर्सी से नहीं, जिम्मेदारी से होती है। जैसे कि योगेश जी, आपने बताया कि अनूप शहर गंगा के किनारे है, तो वहां पर टूरिज्म डेवलप क्यों नहीं हुआ? अनूप शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, वहां पर टूरिज्म विकसित हो जाना चाहिए था। उसके ना होने की मुख्य वजह ये रही, जनता को एक सपना तो दिखाया गया कि हम आने के बाद में आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं। जनता आज भी ये कहती है कि हमारे एमएलए साहब जाने के बाद 5 साल बाद ही दर्शन देते हैं। जब वो मिलेंगे ही नहीं, जनता की आवाज सुनेंगे ही नहीं और विधानसभा तक उन बातों को पहुंचाएंगे नहीं, तो टूरिज्म डेवलपमेंट होगा कहां से? आज वहां के बच्चे अपने रोजगार के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए नोएडा, दिल्ली की तरफ आने को मजबूर है। क्यों है वो मजबूर? वो मजबूर इसलिए है कि उन्हें अपने घर के दरवाजे पर रोजगार नहीं मिल रहा है। हम आएंगे या हमारी पार्टी आएगी तो हम उन्हें उनके ही दरवाजे पर रोजगार देंगे। गंगा मैया के घाटों पर ऐसी बंजर जमीनें हैं, बेकार जमीनें हैं जो अनुपयोगी हैं, जहां पर हम वो हाट बाजार अंग्रेजों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करके एक ऐसा टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं कि लोकल बंदों को वहां पर रोजगार प्रदान होगा। हर घर, हर चेहरे के ऊपर खुशी आएगी, पर आएगी तब ना जब करने की नीयत हो। पर वर्तमान सरकार की तो करने की नीयत ही नहीं है, उन्हें तो केवल हिंदू मुस्लिम विवाद को आगे बढ़ाना है बस। अगर योगेश जी हम मान के चलें कि 2027 में अगर आपको टिकट नहीं मिला किसी भी XYZ वजह से, तो क्या आप तब भी अनूप शहर की जनता के साथ खड़े रहेंगे? मैडम, मैं 2008 से ही जनता की सेवा कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स में आने का मेरा मूल उद्देश्य केवल इतना ही है कि मैं जनता की समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचा सकूं। मैं आज भी भरसक प्रयास कर रहा हूं, पर मेरे अधिकार थोड़े से सीमित हैं। जनता मुझे यदि उस काबिल नहीं समझती है, मैं तब भी जनता की समस्याओं को दिन रात सरकार के सामने, जन नेताओं के सामने बराबर उठाता रहूंगा और उठाता आया हूं मैं। तो 2027 के चुनाव का आपका क्या प्लान है? 2027 में जो हम लेकर के चल रहे हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि वैमनस्यता समाज में बहुत बढ़ चुकी है, हिंदू मुस्लिम इतने हो चुके हैं, विवाद, दंगे, जिनके ऊपर आज एक भाई दूसरे भाई के साथ नहीं बैठना चाहता है। पर हम समानता की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जो एक जहर घोला गया है सरकार के द्वारा, उसे खत्म करके प्यार और मोहब्बत का बीज हम आरोपित करेंगे, जिससे समाज में एक प्यार की लहर विकसित
हो सके। तो ये जो अनूप शहर में जो किसान हैं, हाँ। जिनकी फार्मिंग गंगा जी के किनारे है, जी तो वो सबसे ज्यादा किस चीज को इशू को फेस करते हैं, जी बिजली, पानी या एमएसपी को लेकर? मैडम, हमारी विधानसभा में करीब 220 गांव आते हैं। मैंने सभी गांवों में घूमा। हमारा जो अनूप शहर है, गंगा के तट पर होने की वजह से वहाँ आलू की खेती की पैदावार ज़्यादा है। बिजनेसमैन जो हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनके पास भंडारण की समुचित व्यवस्था है। मेरे गरीब किसान भाइयों के पास भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। औने पौने दामों में फसलों को खरीदा जा रहा है और उसी चीज़ को उन्हीं को ही बेचा जा रहा है 10 गुना ज़्यादा कीमत पर। तो वो सबसे ज़्यादा जो हमारा किसान वर्ग परेशान है, वो एमएसपी से परेशान है। तो आपने इसके लिए कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि उस चीज से निवारण मिल सके उन किसान भाइयों को? हमने इसके संबंध में हमारी पार्टी ने जगह जगह कैंप लगाए हैं, धरना और प्रदर्शन करे हैं, पर हमारे अधिकार अभी सीमित है। क्यों? कि हम विरोधी हैं। विरोधी पार्टी, जब तक हमें सत्ता, मेरी जनता हमें नहीं प्रदान करेगी, तब तक हम समुचित तरीके से विरोध भी कैसे कर पाएंगे। पर जहां तक हम काबिल हैं, जहां तक हमारे अखिलेश भैया और हम एबिल हैं, हम वहां तक समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को आगे पहुंचाते हैं और बहरी जनता, बहरी सरकार जो है, उस तक पहुंचाने का काम हम भरपूर तरीके से कर रहे हैं और ये हम निरंतर करते रहेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं आपसे और जानना चाहूं कि किसानों को एमएसपी को छोड़कर अगर बात की जाए और सुविधाओं की, तो उसमें आपका क्या योगदान? जी, अनूप शहर के किसानों को इसके अलावा, एमएसपी के अलावा, जो उनके सामने समस्या यूरिया की आती है एंड भंडारण की आती है, तो वो हमारी सरकारों और हमसे संबंधित जो व्यापारी वर्ग जुड़े हुए हैं, वो हमारी विचारधारा को जो लेकर के चल रहे हैं, वो उन्हें समुचित व्यवस्था प्रदान करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अनूप शहर में सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, ग्राउंड रियलिटी क्या देखते हैं? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल मैडम एक है, वो एक ऐसा हॉस्पिटल है, केवल एक नाम का हॉस्पिटल है। संसाधन वहाँ अपर्याप्त है। प्रेगनेंसी वाली महिलाएं जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो उन्हें समुचित व्यवस्था नहीं है। उन्हें अंत में नोएडा और दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पर वो उनके कैपेसिटी से बाहर हैं। हमारी सरकार बनने के बाद में हम उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए हम एक ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे कि उन्हें नोएडा या दिल्ली नहीं आना पड़े और उन्हें वो समुचित व्यवस्था उनके ही घर के दरवाजे पर मिले। तो आपने भी क्या अनूप शहर में, जैसे कि बाकी शहरों में जन सुविधा केंद्र होते हैं, तो क्या आपने भी इस तरीके के कोई केंद्र वहाँ पे स्थापित किए हैं कि जहाँ पे वो आके अपनी जर्नल चीज़ों की शिकायत दर्ज कर सकें, किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करा सकें या अन्य जानकारी ले या दे सकें? महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए हमारी पार्टी के द्वारा और हमारे द्वारा समय समय पर छोटे छोटे कैंपों का आयोजन किया गया है और वो वहाँ पर हमने उनसे ये बात कही है कि आपकी जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो वर्तमान सरकार सत्ता की खनक में नहीं सुन रही है, आप हमको आके बताइए और हम उन बातों को डीएम तक पहुंचाएंगे और डीएम उस बात को लखनऊ तक पहुंचा के रहेगा। क्या आपका योगेश जी, अनूप शहर में इंडस्ट्री लाने का कोई प्लान है? अनूप शहर में अब से पहले इंडस्ट्री तो लग जानी चाहिए थी। इतनी लाखों बीघा जमीन पड़ी हुई है, बंजर जमीन, जिसका उपयोग वर्तमान सरकार के द्वारा किया ही नहीं जा रहा है। यदि मैं अनूप शहर का एमएलए बनता हूं तो सबसे पहले मुझे इंडस्ट्री हब ही अनूप शहर को बनाना है। जी, तो आपने कुछ प्लान एग्जीक्यूट किए हैं कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे जिससे कि अनूप शहर के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो सके, कुछ उसका लेवल अप हो सके? देखिए, अनूप शहर में हमारा जो अनूप शहर है वो ग्रामीण परिवेश को धारण करता है। तो हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो कंपनियां स्थापित करती हैं, जो बनाती हैं, हम सबसे पहले उन्हें लेकर के आएंगे। इसके साथ ही जो नाविक हैं, जो केवट वर्ग है, जो अभी अशिक्षित है, जिन्हें जो नाव चलाने का भी पूर्ण अनुभव नहीं है, हम उन्हें अच्छे तरीके से एक प्रशिक्षण दे करके हम उन्हें ट्रेंड करेंगे और एक टूरिज्म को भी हम वहां पर लेकर के आएंगे। जी, एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ योगेश जी। इसका जवाब मैं चाहती हूँ कि जनता को साथ के साथ ही मिल जाए।
क्या अनूप शहर को आप सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखते हैं या इसको आप एक डेवलपमेंट जोन बनाकर रहेंगे? मैंने अनूप शहर को कभी भी वोट बैंक की तरह नहीं देखा, न हमारी पार्टी ने देखा है। हमने इसे हमेशा डेवलपमेंट जोन के रूप में देखा है और उसे हम अनूप शहर को हम उस स्तर तक लेकर के जाएंगे जहां तक अभी तक अनूप शहर हमारा नहीं पहुंचा है। इसे एक विकसित डेवलप अनूप शहर के रूप में सुदृढ़ करेंगे। जैसे कि देखने में आता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत चलता है, तो अनूप शहर को बदलने के लिए क्या कहीं ना कहीं आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? अनूप शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वैसे शांत है, पर कई बार मेरे सामने ऐसी घटनाएं आई हैं कि जहां पर यदि कोई फिरौती कर रहा है, कोई घूसखोरी कर रहा है या मांग रहा है, तो वर्तमान सरकार उस पर केस नहीं चलाती है, उसे पकड़ती नहीं है, उसे सीधा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और उसका एनकाउंटर किया जाता है जिस समाज से हमारे योगी बाबा विधानसभा में बैठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा जो खराब हुआ है वर्तमान सरकार के शासनकाल में ही हुआ है। उद्योगपति व्यापारी वर्ग इतना त्रस्त है कि उसे अपना बिजनेस चलाने के लिए भी घूस देनी पड़ रही है, और घूस देने के बावजूद भी गारंटी फिर भी जान माल की नहीं है। आज भी लोग उनसे, जो बदमाश टाइप लोग हैं, वो आज भी फिरौती मांग रहे हैं। तो क्या योगेश जी, हम इस बात से ये मतलब निकाल सकते हैं कि जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या ये घूसखोरी टोटली बंद हो जाएगी? हाँ, यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो अपराधी मुक्त हम अनूप शहर विकसित करेंगे। किसी भी अपराधी को, सब अपराधियों की एक ही जगह है, जेल। हम सारे अपराधियों को जेल पहुंचाएंगे और समुचित जनता के लिए शांतिपूर्वक वो रह सके, इसका हम व्यवस्था करेंगे। तो क्या ये आप लिखित में दे सकते हैं जनता को? हाँ बिल्कुल, मैं योगेश प्रधान अपनी अनूप शहर की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप लोग अपने छोटे भाई को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं तो अपराधी मुक्त डेवलपमेंट अनूप शहर मैं आपको प्रदान करके मानूंगा। जैसा कि देखने में आता है कि समाजवादी पार्टी में योगेश जी ज्यादातर आरोप लगाए जाते हैं कास्ट पॉलिटिक्स को लेके, तो क्या 2027 में ये बदल जाएगा? जी, हमारी जो समाजवादी पार्टी है, ये तो देखिए अन्य पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। हमारी पार्टी लेकर के चल रही है कि समुचित एक योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, चाहे वो हिंदू वर्ग से हो या मुस्लिम वर्ग से हो। पर जब मैं अखिलेश भैया से मिला था और मैंने जब अपनी फाइल उनके सामने रखी तो वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने 4000 युवाओं के बीच में ये घोषणा करी थी कि अनूप शहर से एक भाई योगेश प्रधान जी आ रहे हैं जो ठाकुर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पहली बार अनूप शहर के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि चौधरी और ब्राह्मणों को छोड़ करके ठाकुर के हाथ में कमान जा रही है, और हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो क्षण मुझे आज भी याद है जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यही चीज़ होती है जो हम लोगों को मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए और कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए। अगर मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी योगेश जी, आपके हिसाब से अनूप शहर में सबसे निग्लेक्टेड कम्युनिटी कौन सी है? देखिए, अभी तक जो मेरे हिसाब से यदि मैं अनूप शहर में देखूं तो इसमें ST, ST, SC, ST और OBC वर्ग आज भी सबसे ज़्यादा पीड़ित है। उसकी आवाज़ वर्तमान MLA और वर्तमान सरकार के द्वारा सुनी ही नहीं जा रही है। इवन वो यदि कहीं खड़े भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर बीजेपी के समर्थकों के द्वारा हाथापाई की नौबत आ जाती है। यदि किसी ने ग्रेट समाज लिख दिया तो उसके ऊपर भी जूते चप्पल बजने की नौबत आ जाती है। और उसी समाज के व्यक्तियों ने जब हमें बुलाया, जब हमने ये बात कही कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो सबको लेकर के चल रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। केवल वो हिंदुत्व की विचारधारा की बात तो कर रही है वर्तमान सरकार, पर फॉलो नहीं कर रही है। तो दोस्तों, वोट जाति से नहीं काम से मिलना चाहिए, जो हमारे योगेश जी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग आशा करते हैं कि 2027 में योगेश जी को अनूप शहर से जरूर टिकट मिले। तो चलते हैं आगे, और भी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर हमें योगेश जी से चाहिए। तो योगेश जी, जो 18 से 25 साल की एज के जो युवा हैं,
इनके लिए आपके पार्टी ने क्या रोड मैप बनाए हैं? हाँ, इस विषय पर मैं जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे लेकर के चलने वाली पार्टी रही है। माइग्रेशन की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। हमारे यहाँ के युवा जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार के काबिल हैं, वो तो शिक्षित भी हैं, और वो यहाँ से निकल करके अन्य प्रदेशों में जा करके पेट की भूख को शांत करने के लिए भांति भांति के काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यदि मेरी जनता मुझे शक्ति प्रदान करती है तो मैं उन बच्चों को रोजगार उन्हीं के घर के दरवाजे के सामने हम उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि उन्हें अन्य जगहों पर जा कर के एक लेबर के रूप में काम करना ना पड़े। एक माता को ये चिंता ना करनी पड़े कि मेरी बेटी फलां जगह पर काम कर रही है, क्या पता वो शाम को घर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। मैं योगेश प्रधान आपको रोजगार आपके ही दरवाजे के सामने प्रदान करके मानूंगा। योगेश जी, अगर आप एमएलए बनते हैं तो पहले 100 दिन में ऐसे कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे अनूप शहर के लिए? जी मैडम, सबसे पहला काम है हॉस्पिटल की व्यवस्था करना। बड़ा हॉस्पिटल हम निर्माण करवाएंगे, जिससे कि हमारी माता और बहनों को अन्य जगह पर जा करके दुख और तकलीफ नहीं उठानी पड़े। इसके साथ ही चीनी मिल, जो शुगर मिल है, उसके अंदर हम सुधार करेंगे। जो पुरानी मशीनें हैं उन्हें हटा करके नई मशीनें लगवाई जाएंगी। इसके साथ ही जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं हम उन्हें परमानेंट करने का काम करेंगे। आप हमारे इस शो में क्या एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप अनूप शहर में स्किल डेवलपमेंट का काम सबसे पहले शुरू करेंगे? यदि अनूप शहर की जनता मुझे शक्ति संपन्न करती है तो मैं अनूप शहर का विकास उनके सपनों से भी आगे लेकर के जाऊंगा, और वो भी 100 दिनों के अंदर अंदर आप मुझसे सवाल जवाब कर सकती हैं। योगेश जी, सोशल मीडिया के युग में नेता वायरल ज्यादा सोशल मीडिया पे होते हैं या ग्राउंड पे? क्या रियलिटी है? देखिए, एक्चुअल में दोनों का ही अपना अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। सोशल मीडिया का भी अपना एक प्लेटफॉर्म है और एक्चुअल ग्राउंड पर भी अपना एक प्लेटफॉर्म है। हम कोई काम जनता के बीच में कर रहे हैं तो उसे फैलाने का काम कौन करेगा? सोशल मीडिया करती है। जनता को वहां तक, लाखों जनता तक हम जो काम कर रहे हैं समाज की सहभागिता प्रदान करने के लिए, उस काम में दोनों का ही अपना अपना अहम रोल होता है, ऐसा मेरा मानना है। बट देखने में जैसे कि आता है योगेश जी, बहुत सारे मीम्स बन जाते हैं कि एक नेता आता है पेड़ लगाने के लिए, बस वो आता है पेड़ को टच करता है, दिखा दिया जाता है, पर खड्डा किसने खोदा, उसके लिए रुपाई किसने की, उस पेड़ को लगाना ढंग से और उसको अंत तक लेके जाने की पीछे की जो कार्यवाही रहती है वो तो किसी अदर पर्सन की होती है। तो इस तरीके के मीम्स बहुत देखने में आते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं एक ही बात कहूंगा कि जनता जनार्दन है, जनता स्वयंभू है, भगवान है। और जब आदमी भगवान के पास जाता है तो एक तो मांगने के लिए जाता है, कोई आदमी अलग अलग भावनाओं को लेकर के जाता है। परमपिता सबको जानते हैं और जनता भी सबको जानती है, और जनता उसी व्यक्ति को निर्वासित कर, वो चयनित करके भेजती है जो उसकी निगाह में काबिल होता है। योगेश जी, जनता रोजगार का पोस्टर नहीं मांगती, ऑफर लेटर मांगती है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इसमें यही बात कहूंगा कि बेरोजगारों को समुचित रोजगार हमारी पार्टी के द्वारा प्रदान किया जाएगा सरकार में आने के बाद में। गंगा मां अनूप शहर की पहचान है। सफाई और घाट डेवलपमेंट के लिए अनूप जी क्या काम किए जा रहे हैं? गंगा, अनूप शहर हमारा गंगा घाट पर स्थित है, पर वहां गंगा के घाटों का पुनर्निर्माण हो ही नहीं रहा है। पैसा आ रहा है, लगाने के लिए आ रहा है, पर लगाया ही नहीं जा रहा है। क्यों? वो पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और वर्तमान एमएलए के पास में चला जा रहा है। तो आपकी पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया? हमारी पार्टी ने समय समय पर इसका विरोध किया और करती है और करती रहेगी। योगेश जी, अगर कभी भी बाढ़ की परिस्थिति बन जाती है और किसानों की फसल को नुकसान होता है, उसके लिए आपकी समाजवादी पार्टी किस तरीके से आगे आती है? देखिए, जब भी अनूप शहर में बाढ़ की स्थिति बनी है, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता हर वक्त जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहे हैं। उन्हें धन से, भोजन से
और कपड़े लत्तों से भी समुचित व्यवस्था करी गई है और उनके दुख दर्द को दूर करने की भरपूर कोशिश करी जा रही है और करी गई है। योगेश जी, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग नैरेटिव को अनूप शहर के लिए आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चल रही है वो तो एक हिंदुत्ववादी विचारधारा है ही है। मैंने उसके जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ पर हमने कैंपेन करने की कोशिश करी कि हम अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा को भी अपने नए आने वाले युवाओं को समझा सकें। आप इस सरकार की ये देखिए एक अमानवीयता या फिर तानाशाही कि हमें अपनी विचारधारा हमारे युवाओं को तक पहुंचाने से रोका गया है। ये जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलेंगे और जो जहर समाज में फैला हुआ है उसे हम खल्लास करेंगे। जी, कभी आपके किसी ऑपोजिशन पार्टी के साथ कोई टकराव होता है तो क्या आप ओपन माइक पे आके उनसे जो है वार्तालाप कर सकते हैं? देखिए, हम हमेशा से ही जनता की भावनाओं को लेकर के आगे चले हैं, जनता की समस्याओं को ही लेकर के आगे चले हैं। इसीलिए ही जनता आज हमें पसंद करती है। यदि डिबेट में जनता की समस्याएं उठाई जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम उठाई जाती है, तो योगेश प्रधान सबसे आगे आपको खड़ा मिलेगा। अगर कभी भविष्य में आपके ऊपर किसी करप्शन का आरोप लगा दिया जाता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप क्या तुरंत अपनी पार्टी से रिजाइन देंगे? यदि मेरे ऊपर किसी भी नेता के द्वारा या जनता के द्वारा करप्शन का आरोप लगाया जाता है, मैं तत्काल प्रभाव से पद और पार्टी से निष्कासित स्वयं त्यागपत्र दे दूंगा। सत्ता सेवा के लिए है या कंट्रोल के लिए? वास्तव में सत्ता जन सेवा के लिए, ना कि कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम जो नेता बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, जनता की सेवा ही करने के लिए बनते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बनते हैं। पर वर्तमान में परिस्थितियां इतनी चेंज है कि जन सेवा की भावना तो खत्म है, बल्कि कंट्रोल की भावना लगाई जा रही है और लोगों को वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने से रोका जा रहा है, उन पर अंकुश लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। अक्सर जैसे कि देखने में आता है कि अगर कोई इंसान नेता बन जाता है, पॉलिटिशियन लाइन में आ जाता है, तो वो आता तो इसी भाव से है कि वो जनता की सेवा करेगा, बट वो जनता की सेवा तो पता नहीं कभी होती है, पर सबसे पहले अपनी सेवा के वो प्रोग्राम सारे तैयार कर लेते हैं। छोटे से घर से महलों में आ जाते हैं, छोटी सी गाड़ी या टू व्हीलर पे घूमते घूमते बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाते हैं। क्यों? क्या वो सबसे पहले अपना भाव यही रखते हैं? देखिए, जो नेता ये भावना लेकर के चल रहा है या जिन्होंने ये काम किया है, मैं जनता से ये दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे जन नेता को आजीवन ना तो वोट दें और ना ही समर्थन दें, क्योंकि वो आपके विश्वास के लायक है ही नहीं। योगेश जी, हमने अनूप शहर से जुड़ी बहुत सारी बातें करी, जिसमें पॉलिटिशियन से रिलेटेड बातें थी, एक उस शहर को डेवलप करने के लिए बातें थी, एजुकेशन से रिलेटेड बातें थी, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बातें थी। अब हम कुछ आपके बारे में छोटी सी बात करना चाहेंगे। हम इसको एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, जिसमें थोड़ा सा सीरियस माहौल को हम कूल कर सकें। जी, एक वर्ड में अनूप शहर। गंगा घाटी। एक ऐसा प्रॉमिस जो आप लिख कर देने को तैयार हो। अनूप शहर का एमएलए बनने पर सबसे पहले स्वास्थ्य की समस्या, चिकित्सा की समस्या को मैं सबसे पहले दूर करूंगा, क्योंकि मेरी माता और बहनें इससे सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। यूथ या सीनियर सिटीजन, किसको प्रायोरिटी देंगे? हम यूथ को आगे लेके चलेंगे और सीनियर सिटीजन से का हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, क्यों कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर भी कोई भी काम संभव नहीं होता है और युवाओं के साथ भी ना चलने पर भी काम संभव नहीं होता है। युवाएं भारत का, युवा वर्ग भारत का निर्माण करेंगे और बुजुर्ग वर्ग हम जैसे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गंगा या इंडस्ट्री? मेरे लिए गंगा और इंडस्ट्री दोनों का ही महत्व है, क्योंकि बगैर इंडस्ट्री के भी अनूप शहर का विकास नहीं हो पाया है और बगैर गंगा के भी अनूप शहर का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि गंगा मैया है तो अनूप शहर है और अनूप शहर नहीं है तो गंगा मैया नहीं है, ये गलत है। गंगा मैया है तभी अनूप शहर का औचित्य है, पर इंडस्ट्रियल एरिया का भी होना जरूरी है, जिससे कि मेरे युवाओं को पलायन करके दूसरी जगह पर जाना न पड़े। अगर योगेश जी
एमएलए बने तो सबसे पहला अहम फैसला कौन सा? SC, ST और OBC वर्ग तथा सामान्य वर्ग में जो वंचित वर्ग है, जो आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है, हम सबसे पहले उन लोगों की आवाज को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को यथासंभव दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट, जिसमें थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी थी, पर अंत में हमने उसको धीरे धीरे काम डाउन किया। बहुत ही अच्छा लगा योगेश प्रधान जी के साथ, जिन्होंने अनूप शहर को एक डेवलपमेंट के तौर पर लिया और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिर्फ वहां पर गए और उन्होंने वहां कुछ ऐसी चीजें देखी जो उनको कहीं भी उचित नहीं लगी और उन्होंने उस चीज का कार्यभार अपने कंधों पे लिया। एक शिक्षित परिवार से जुड़ते हुए भी उन्होंने एक अलग रास्ता लिया कि नहीं, ये कार्य ऐसे नहीं तो ये कार्य इस स्थिति में जाकर होगा, जो आज योगेश जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम आगे ले जाना चाह रहे थे, पर समय की कमी को देखते हुए इस पॉडकास्ट को हमें यहीं रोकना होगा। जल्दी ही हम योगेश जी को दोबारा से अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे और अनूप शहर के बारे में जो आज के पॉडकास्ट में कुछ छूट गया हो उसको अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है धन्यवाद करते हैं योगेश प्रधान जी का। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं स्टॉप करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, आपकी होस्ट एंड दोस्त कंवलदीप कौर।